बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है मॉडल का। डीबीएमएस का जो मॉडल है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो फ़िज़िकल मॉडल है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था लॉजिकल मॉडल, जिसमें हमने चीज़ों को जो है वो लॉजिकली देखा था। तो फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो कब तैयार किया जाता है, जबकि हम जो डेटाबेस डिज़ाइन का जो लॉजिकल डेटाबेस है उसके जो सारे स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं तो हम क्या करते हैं, फिज़िकल डेटाबेस की तरफ जो आते हैं। तो देखते हैं कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो क्या होता है। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं पहले कि फ़िज़िकल डेटाबेस जो है वो हमारे पास क्या होता है। ये डेटाबेस डिज़ाइन का स्टेप है जिसमें हम जो लॉजिकल में हम सारा स्ट्रक्चर जो है, आपने पहले देखी होगा कि हम लॉजिकल में सारा स्ट्रक्चर जो है वो व्यू कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ जो है हमने बनाने जा रहे हैं वो देखते हैं। लॉजिकल में सारी एरर सारी अनोमली जो है वो हमने रिमूव कर दी होती है। तो जो इस स्टेज पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो इतनी प्योरीफाई होती है कि हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म में आ जाती है कि आप इसको जो है वो डेवलप कर सकते हैं, एक मॉडल उसका बना सकते हैं। फिर तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होता है, फिज़िकल। तो हम कह सकते हैं कि हम लॉजिकल के बाद जब हमारा सारी अनोमलीज सारे एरर्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं तो हम जो है फिज़िकल बना सकते हैं। तो लॉजिकल को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चीज़ जो हमारे पास आती है वो है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। इसमें जो डाटा को हमने स्टोर कैसे करना है, कैसे जो सर्वर जो है वो रिक्वायर होंगे, कैसे डाटा को रिट्राइव करना है, उसके व्यूज़, ये सारी चीज़ें हैं जो वो हम फिज़िकल मॉडल में आती हैं। और ये डिज़ाइन हम जो है वो बना सकते हैं जब हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 जो है वो इनपुट्स जो है वो होनी चाहिए। तो मेजर जो इनपुट्स टू फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो देख लेते हैं। हमारे पास है लॉजिकल डेटाबेस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए और इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक है वो देखेंगे। तो लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर में जो है वो क्या होगा कि लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा तो हम फिज़िकल जो है वो बना सकेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो होना ज़रूरी है फिज़िकल स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से पहले। अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो हमें बार बार जो है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी, हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो नहीं आएगी जब तक कि हमारे पास जो लॉजिकल है वो नहीं होगा। आ गया यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। यूज़र प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि यूज़र की जो प्रोसेसिंग है उसकी हमारे पास क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। जो यूज़र ने डाटा जो है स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है, उसका साइज़ एक वक़्त में कितना डाटा होगा, इसको हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो हम जो है वो क्या आती है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में आती हैं कि यूज़र को क्या-क्या चाहिए जो डाटाबेस उसने बनवानी है। एक टाइम में कितने लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, बैकअप, रिस्पॉन्स, सपोर्ट, ये सब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन में आती है। करैक्टरिस्टिक जो आती है उसके अलावा सिक्योरिटी का पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी सक्सेस जो वो करता है सिस्टम जो है वो कैसी है, इसकी रिकवरी कैसे करता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में आती है कि एक यूज़र जो है वो अपने डेटाबेस में चाहता क्या है। आगे जी करैक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस की करैक्टरिस्टिक्स मीन जो है वो आप कह सकते हैं कि उसमें कौन-कौन सी जो खसूसियात है वो होनी चाहिए कि डेटाबेस की जो एनवायरनमेंट में यूज़ करनी है, कि डेटाबेस जो हमने किस एनवायरनमेंट में यूज़ करनी है, क्या ये वेब बेस होगी, मोबाइल बेस। अगर ये सब क्लियर है तो इसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा सकता है। अगर ये क्लियर नहीं और डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट किया जाए तो फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और डेटाबेस दोबारा भी बनानी पड़ सकती है। तो इसकी जो मेजर इनपुट्स में हम लॉजिकल उसकी देखते हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर, फिर उसकी यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो देखते हैं। आ गया जी कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, तो वो देख लेते हैं। इसका पहला कंपोनेंट है जी डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस
डाटा वॉल्यूम का मतलब है कि जो डाटा हमने स्टोर करना है उसकी अमाउंट कितनी होगी। मीन के अगर 100 लोगों का डाटा जो है वो हमने स्टोर करने के लिए डाटाबेस बनाई है 1000 या इससे भी ज़्यादा। ये चीज़ें जो डायरेक्ट हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं डाटाबेस पे अगर हम इसको पहले जो है वो नहीं देखेंगे। तो कौन सी डिवाइस जो है वो हार्डवेयर या यूज़ करेंगे हम, या उसमें जो हमने डाटा स्टोर करना है वो कैसा होना चाहिए, वो किस बेस पे जो उसमें जो हमने कोडिंग वगैरह करनी है वो किस लैंग्वेज में यूज़ करनी है। तो डाटा वॉल्यूम में क्या आता है जी, हमने जो डाटा बेस बनानी है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कैसी हार्डवेयर यूज़ करनी चाहिए, हमने बिग डाटा सेव करना है या फिर स्मॉल डाटा जो है वो सेव करना है। ठीक है, तो ये यूज़र एनालाइज में हम देखते हैं कि एक वक्त में कितने जो यूज़र हैं वो इसको चला सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मीन के डिवाइस जिसमें हम डाटा स्टोर करने जा रहे हैं इसको एक्सेस जो है कितने लोग कर सकते हैं। तो ये सब जो है यूजेज एनालिसिस में देखी जाती हैं। जितनी अच्छी डिवाइस होगी उतनी ही एक्सेस जो है वो ज़्यादा होगी। आ गया जी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है जी, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी में ये देखा जाता है मीन कि आपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जिसकी जो ब्रांचेज़ है वो डिफरेंट जगहों पर है, तो वहाँ जो डाटा एक्सेस कैसे करना है, ये ब्रांच जो है वो कह लें कि डिफरेंट सिटीज़ में है या डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकती है, तो वहाँ डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। क्या मल्टीपल जो है डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, या फिर मतलब कि डाटा जो है वो वहाँ उस पे उसकी अप्रोचेज़ जो है वो क्या होगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी यूज़ होती हैं, वो यूज़ करते हैं डाटा एक, जिसमें हम देखते हैं कि डाटा जो है वो एक जगह है या मल्टीपल जगह पर, लेकिन स्टोर जो है वो डाटा बेशक मल्टी जगह में हो लेकिन वो स्टोर जो है वो एक ही जगह पे होता है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो डिफरेंट तरह की अप्रोचेज़ हैं जो इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट जो अप्रोचेज़ होती है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की वो है जी बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ में आती है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है मीन कि हमारा जो डाटा है हमने जो स्टोर करना है वो जो मेन डिवाइस है उसमें पड़ा हुआ है। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कह लें कि जो मेन डिवाइस है उसमें डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। डिवाइस के बाकी जो है उसके साथ जो है मीन के बहुत सारी डिवाइसेज जो हैं वो आपस में कनेक्ट है, कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट है। तो जो हमारा डाटा है वो मेन डिवाइस में पड़ा हुआ है, इसके साथ जो है वो हम जो कनेक्ट जो है वो डाटा कैसे हम उसको इसमें देखते हैं सॉरी बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो हम सेंट्रलाइज वाली डिवाइस में कोई अगर इशू आ जाता है जिसमें हमने डाटा स्टोर किया होता है, तो क्या होगा कि बाकी कोई डिवाइस भी डाटा को एक्सेस जो है वो नहीं कर सकेगी, ना ही डाटा को स्टोर कर सकेगी। क्योंकि जो मेन डिवाइस अगर वो उसमें कोई एरर आ जाता है तो सारी जो डिवाइसेस है वो बंद हो जाती हैं काम करना। तो क्या होता है डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है इसकी हाई होती है, क्योंकि डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड में पड़ा होता है या फिर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई होती है। कुछ डिवाइसेस जो हैं उसके उन साथ कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 या 3 जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हैं, तो क्या होता है जो इसकी कास्ट हाई होती है हमारे पास, कि डाटा कम्युनिकेशन कास्ट जो है उसकी हाई होती है। इसके अलावा जो जब हमारी सेंट्रल डिवाइस है वो फेल होगी तो हमारा जो सारा डाटा है वो फेल हो जाता है। ये सेंट्रलाइज्ड है। आगे जी पार्टीशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमें डिवीजन बना लेते हैं। मेन कंप्यूटर जो है वो एक नहीं रखते बल्कि 2 या 3 बना लेते हैं। मीन कि हम पार्टीशन जो है वो कर लेते हैं। इसमें जो लोड जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। इसमें अगर एक सिस्टम जो काम ना करे तो सिस्टम हमारा जो है वो पूरा फेल नहीं होगा, क्योंकि हमने पार्टीशन कर ली होती है। और जो हमने सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होती हैं वो एक से ज़्यादा बना ली होती हैं। इसलिए जो है वो अगर एक सिस्टम हमारा बंद हुआ है तो बाकी सिस्टम जो है वो चलते रहेंगे। सेंट्रलाइज में ये होता है कि हमारी जो मेन डिवाइस है वो सेंट्रलाइज होता है, इसलिए अगर उसमें कोई एरर आता है तो बाकी सारी डिवाइसेस जो है वो बंद हो जाती हैं। लेकिन पार्टीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने डिवीजन कर ली होती है और मेन डिवाइस ज़्यादा कर ली होती हैं, जिसकी वजह से अगर एक डिवाइस बंद होती है तो सारा डाटा जो है वो लास्ट नहीं होता। ठीक है, आ गया जी हमारे पास
रिप्लिकेटेड में क्या होता है जी, इसमें हर चीज़ डुप्लीकेट हो जाती है, जैसे कि नाम से श्योर है रिप्लिकेटेड, तो हर चीज़ जो है वो डुप्लीकेट होती है कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर जो है यूज़ करते हैं, जो डाटा एक में है वो किसी दूसरे मल्टीपल सर्वर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है जो डाटा हम एक में डिवाइस में स्टोर किया हुआ है वो मल्टीपल जगह पे सेव होता है। इसका नुकसान ये है कि हर जगह अपडेट करना पड़ेगा डाटा को। अगर हमने कहीं पे एक जगह पे अपडेशन करनी है तो क्या होगा, हमें हर जगह पे डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। आ गया जी हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्रिटिकल फ्रेगमेंट होता है और एक नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट होता है। ये आप देख सकते हैं इधर, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। क्रिटिकल ये, और एक होता है हमारे पास नॉन क्रिटिकल सेगमेंट। तो देखते हैं जी कि नॉन क्रिटिकल सेगमेंट में क्या होता है, जो भी डाटा वो एक जगह पर ही स्टोर हुआ होता है, पड़ा होता है, इसको सेंट्रलाइज जो है इसमें इस सेंट्रलाइज जो है वो इसमें आता है, यानी कि नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में सेंट्रलाइज डाटा जो आता है, क्योंकि डाटा जो है वो एक जगह पे ही पड़ा होता है। और पार्टीशन में क्या होता है, पार्टीशन में ये होता है जी और वो पार्टीशन में हमने अलग-अलग जो है वो मीन के दो डिवाइसेस जो हैं वो बना दी होती हैं हमने मेन डिवाइसेस। तो क्या होता है क्रिटिकल सेगमेंट जो है वो पार्टीशन जो है वो क्रिटिकल सेगमेंट में आती है। दोनों को पार्टीशन और क्रिटिकल को मिलाकर हमारे पास जो न्यू हमारे पास सिस्टम आएगा उसको हम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, जब हम क्रिटिकल को और पार्टीशन सेगमेंट को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हाइब्रिड सेक्शन। पार्टीशन में हम क्या करते हैं कि डाटा जो है वो हम दो या दो से डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, तीन चार भी कह लें, तो क्या होता है जो बेसिक मेन कंप्यूटर होता है वो हम दो रख लेते हैं, सेंट्रलाइज कंप्यूटर दो रख लेते हैं या दो से ज़्यादा रख लेते हैं, तो क्या होता है हमारा डाटा जो है वो लॉस नहीं होता। आ गया जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सॉरी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जैसे नाम से श्योर है ऑर्गेनाइज किया होगा, एक तरतीब से चीज़ें जो है वो रखी होंगी। तो थर्ड जो फिजिकल डाटाबेस का पॉइंट है वो है जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डाटा जो है इसमें क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइज किया है तो हम इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको अपडेट करना हो तो वो इजीली अपडेट कर सकते हैं। ये टाइम जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ये टाइम सेविंग भी होता है। जब हम ऑर्गेनाइज करके कोई फाइल को किसी फाइल को स्टोर करते हैं उसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो सेलेक्ट करते हैं ये हमें किस वजह से करते हैं, फास्ट एक्सेस फॉर रिट्राइवल। इसमें क्या होता है किसी भी चीज़ को निकालना हो वो स्पीडली हम जो है वो गेट कर सकते हैं। आ गया जी हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांसैक्शन। तो क्या होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। इफ़िशेंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस, कि हम जो स्टोरेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर डाटा को हमने ऑर्गेनाइज किया हो तो इजीली तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। आ गया प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलवर और डाटा लॉस। अगर अच्छे से डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो डाटा फेलवर या कह लें कि डाटा लॉस्ट होने से बच सकता है। आ गया जी मिनिमाइजिंग प्रोटेक्शन, मिनिमाइजिंग नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, कि हम क्या करते हैं जी और डाटा को अनऑथोराइज जो है एक्सेस है उससे जो है वो सेव रख सकते हैं। अकोमोडेटिंग ग्रोथ, अच्छे से जो डाटा वो स्टोर कर सकते हैं। और सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूज़, और डाटा को अनऑथोराइज जो है एक्सेस, जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो डाटा को एक्सेस जो है वो नहीं कर सकता। तो ये बेसिक जो है वो रीजंस होते हैं कि हम डाटा जो सिस्टम उसको क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फास्ट होता है, टाइम सेविंग होता है, हम स्पीडली जो है वो काम कर सकते हैं, हमें इफ़िशिएंट स्टोरेज मिल सकती है, हम डाटा जो है वो लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। और सिक्योरिटी होती है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अनऑथराइज पर्सन की, कोई भी जो है हमारे डाटा को एक्सेस जो है वो नहीं कर सकता। आगे है जी इंडेक्सेस।
इंडेक्सेस में क्या होता है, बेसिकली जो इंडेक्सेस जो है वो एक टेबल होता है जो हमें हेल्प करता है डाटा को फाइंड करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बुक देखें तो इसके स्टार्ट पर क्या होता है, इंडेक्स होता है कि जैसे चैप्टर या इस पेज से स्टार्ट होता है फलां चैप्टर, इस चैप्टर से ये टॉपिक वगैरह हूँ तो वो बताए होते हैं कि फलां टॉपिक जो है इस पेज है। इस तरह इंडेक्स जो है वो डाटा की अरेंजमेंट बताता है कि कौन सा डाटा जो है वो किधर पड़ा हुआ है, तो इससे फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसमें हम कोई भी की जो है यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो की है वो यूज़ कर सकते हैं और इंडेक्सेस जो है वो डाटा फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो इसमें हम कोई भी जो है वो प्राइमरी की भी रख सकते हैं और फॉरिजिन की भी रख सकते हैं। आगे है जी इंटीग्रिटी कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स है, इंटीग्रिटी का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। मीन कि एक डाटा जो है तीन जगहों पर है और एक जगह पर डेटा जो है अगर हमने अपडेट किया तो क्या होगा, दूसरी जगह अपडेट होना जो डाटा है वो लाजमी है। अगर अपडेशन नहीं हो सही हुई तो वो हर जगह अपडेट नहीं होगा। अगर चेंज हो जाए, अगर हमने चेंज हो जाए चाहे कोई भी चेंजिंग किया तो वो हर जगह पे चेंजिंग होना लाजमी है। अगर तो वो अपडेशन करने से एक जगह पे हर जगह पे अपडेट हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो करेक्ट है और सिक्योर है और अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो इस पे एक्सेस जो है वो नहीं कर सकता, बल्कि ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो ही काम कर सकता है, वही हो सकता है जो हम अलो करेंगे। तो ये सारा किस पे आता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में। इन कंस्ट्रेंट में हम में ही सारा काम जो है वो होता है। तो आज हमने देखा है जी फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन, उसके ओवरव्यू देखा कि जी होता क्या है। इसमें बेसिकली जो है वो लॉजिकल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो फिज़िकल स्कीमा होता है। उसके बाद हमारी डाटाबेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। उसके जो मेजर इनपुट्स थे वो देखे थे, लॉजिकल डाटाबेस था, उसमें ये कि लॉजिकल का होना ज़रूरी है, उसके बगैर हम फिज़िकल जो है वो डेवलप नहीं कर सकते। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स के जो हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की वो क्या हैं, उसे क्या चाहिए अपनी डाटाबेस में, कि वो कितना जो है वो कितनी बड़ी डाटाबेस बनाना चाहता है, टाइम सेविंग है, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, बैकअप रिकवरी वगैरह सारा कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह वो सारा इसमें आता है। कंपोनेंट्स जो है वो इसका के बेसिक जो वॉल्यूम एंड यूसेज एनालिसिस हैं उसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम सेंट्रलाइज पढ़ा हमने कि डाटा जो है वो मेन डिवाइस एक हो सकती है, पार्टीशन में मेन डिवाइसेस जो है वो दो से ज़्यादा रख लेते हैं, रिप्लिकेटेड में डाटा जो है वो डुप्लीकेट होता है, हाइब्रिड जो होता है उसमें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन है कि डाटा को जो ऑर्गेनाइज किया होता है और उसके जो बेनिफिट्स हैं कि हमें डाटा जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हम डाटा को जो भी अपना जो टाइम है वो सेव कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो इसे एक्सेस नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद इंडेक्सेस देखे हैं कि डाटा जो है वो उसका टेबल्स बने होते हैं कि हमें जिससे हेल्प होती है कि हम डाटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि हम डाटा जो है वो अपडेट इजीली कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।